देश की राजनीति ने कई यू टर्न वाले नेताओं को देखा है, लेकिन आज की समकालीन राजनीति के हिसाब से देखें तो इस मामले में एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि केजरीवाल जैसा कोई भी नहीं। इस देश की राजनीति में जितने यू टर्न लिए गए शायद उतना किसी ने नहीं किया होगा। जो केजरीवाल एक समय पर विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को भ्रष्टाचारी कहने से नहीं चूकते थे, आज वो उनके साथ गलबहिया करने के लिए भी नहीं कतरा रहे। जिस लालू परिवार को केजरीवाल पानी पी पी कर कोसते थे, जिन्हें वो देश का महाभ्रष्टाचारी परिवार कहते थे, आज उसी परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके बगल में खड़े होकर विपक्षी एकता की शोभा बढ़ा रहे थे और सीएम केजरीवाल भी उनके साथ खड़े होकर सहज दिख रहे थे। जब उद्देश्य और नीति पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है, तब राजनीति में इस तरह के दृश्य आम हो जाते हैं और जनहित से अधिक राजनीतिक हित श्रेष्ठ हो जाता है। आंदोलन से निकली पार्टी का इस तरह राजनीतिक लोभ में ओतप्रोत हो जाने से पार्टी और संगठन का पतन का नजारा आम हो जाता है। सीएम केजरीवाल के आचरण से ये साफ दिखता है कि वो राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि को तोड़ने का कोई पैतरा उन्हें नहीं मिल पा रहा। इसीलिए केजरीवाल को विपरीत विचारधारा से भी गुरेज नहीं, क्योंकि केजरीवाल ये मान चुके हैं कि अकेले ही मोदी का मुकाबला वो नहीं कर सकते। बाकी रिपोर्ट में बताते हैं आपको कि क्या हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कोशिशें तेज हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में कई दलों के नेताओं से मुलाकात की और सभी को एक मंच पर लाने की बात भी कही। नीतीश कुमार ने देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। बाद में दोनों मीडिया के सामने भी आए और मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुटता की बात कही। केजरीवाल ने साफ संकेत दिया कि उन्हें विपक्षी गठबंधन का साथ मंजूर है। हालांकि कुछ महीने पहले ही केजरीवाल ने नीतीश की इन कोशिशों पर तंज कसते हुए कहा था कि ठेका किसने दिया। मतलब जो केजरीवाल नीतीश की विपक्षी एकता की पहल पर सवाल खड़ा कर रहे थे, ठेका किसने दिया, अब वही केजरीवाल अपनी बातों से यू टर्न लेते हुए नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने क्यों अपना रुख बदल लिया। तो सियासी पंडित मानते हैं कि बीते कुछ महीनों से तेजी से राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। केजरीवाल के सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। केजरीवाल को अब समझ में आ गया है कि मोदी और बीजेपी से अकेले लड़ना इस वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे में विपक्ष के साथ आना केजरीवाल के लिए मजबूरी बन गई है। अब सवाल है कि केजरीवाल पहले जिसे भ्रष्ट कहते थे, अब उनके साथ जाएंगे तो जनता उन पर विश्वास करेगी या नहीं। जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी, तब एक नेता थे वीपी सिंह, जो जादुई तरीके से जेब से पर्ची निकालते थे और सरकार के तमाम नेताओं पर आरोप लगाते थे कि इस पर्ची में सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम हैं। जैसे ही हम सरकार में आएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी थी और आज भी वही है। आज की राजनीति में भी एक नेता है अरविंद केजरीवाल। वो वीपी सिंह की तर्ज पर बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक फाइल निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें देश के तमाम भ्रष्टाचारियों के नाम शामिल हैं। अगर आप साल 2012 का कालखंड देखें तो आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल साहब के नजर में लालू और मुलायम परिवार देश को दो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी परिवार थे। लेकिन राजनीति की मलाई का मोह ऐसा कि उसी लालू परिवार के उत्तराधिकारी तेजस्वी से बड़ी सहजता से गले मिलते दिखते हैं। लेकिन इस तरह के राजनीतिक दृश्य से एक स्थिति तो जरूर साफ हो जाती है कि भ्रष्टाचार जनता को गुमराह करने का एक चुनावी जुमला है, जो विपक्ष सिर्फ चुनावों में ही निकालता है। आखिर कैसे किया भाजपा ने केजरीवाल को एक्सपोज, चलिए आपको बताते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया है। बुधवार को दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद खुद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। अब भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोगों की एकजुटता करार दिया है। भाजपा ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अन्ना हजारे को गुरु बताने वाले अब लालू यादव के अनुयायी हो गए हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, जेडीयू और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की पार्टी यूनाइटेड नहीं है और उसके साथ एक और ऐसी व्यक्ति जो अपने राज्य में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, वो दोनों मिलकर कल राष्ट्रीय स्तर पर एकता की बात कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय राजनीति का नटवर लाल, या मैं कहूं भारतीय राजनीति में सियासी धर्मांतरण का जीता जागता उदाहरण वो अरविंद केजरीवाल हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन बन चुका है।
अन्ना हजारे को अपना गुरु मानने वाले आज लालू, राहुल और तेजस्वी के अनुयायी बन गए हैं। ऐसे में जनता के मन में सवाल उठेगा कि क्या कथित शराब घोटाले में अपने नेताओं को फंसता देख केजरीवाल ने अपनी विचारधारा की पोटली यमुना जी में बहा दी। केजरीवाल जिस लक्ष्य के साथ राजनीति में आए थे, उन्हें उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो उनकी राजनीति में उनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। मनीष सिसोदिया भी कथित शराब घोटाले के कारण जेल में हैं और अब मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब संजय सिंह पर कार्रवाई की बारी है। संजय सिंह का नाम भी ईडी ने अपने चार्जशीट में दाखिल किया है, जिसके बाद संजय सिंह तिलमिला गए हैं और जेल जाने के डर से कहने लगे हैं कि मैं ईडी पर मानहानि का केस करूंगा। जिस तरह शराब घोटाले में एक एक करके आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक एक करके पार्टी के सभी नेता जेल न पहुंच जाएं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह की बेचैनी साफ दिखी। संजय सिंह ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिरासत में मारपीट करने की बात है। साथ ही संजय सिंह ने ईडी पर मानहानि का केस करने की भी बात कही। साथ ही संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी बिना सबूत के झूठे केस बना रही है। उन्होंने कहा, बार बार मीडिया में ईडी के माध्यम से मेरा नाम लिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की चार्जशीट में मेरा नाम लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि जब न्यायालय में दिए गए बयान और ईडी की स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, तो किसके दबाव में ईडी अधिकारियों ने चार्जशीट में मेरा नाम लिखा है। उन्होंने कहा, मैं ईडी डायरेक्टर एस.के. मिश्रा, साइन करने वाले अधिकारी भानुप्रिया और आईओ जोगिंदर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। संजय सिंह ने कहा कि दिनेश अरोड़ा कोर्ट के सामने बयान में मेरा नाम नहीं लेता, ईडी के सामने नहीं कहता कि मेरा एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना है। 12 दिसंबर 22 को मैंने लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर भाषण दिया, इसीलिए 6 जनवरी को ईडी की चार्जशीट में मेरा नाम आया। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि देश की संसद की विशेषाधिकार समिति ने मुझसे ईडी द्वारा किए फर्जी मुकदमों की जानकारी सामने रखने को कहा है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ईडी ने आपके खिलाफ भी फर्जी केस किया है तो मुझे जानकारी दें, मैं उनके मामले भी विशेषाधिकार समिति के सामने रखूंगा। संजय सिंह ने ट्वीट कर यह भी कहा कि मैंने संसद में ईडी के खिलाफ आवाज उठाई तो ईडी ने रची मेरे खिलाफ साजिश। आपने जिस तरह से शराब के बहाने जो भ्रष्टाचार की पटकथा लिखी, उसके चपेट में पार्टी के सभी नेता आते दिख रहे हैं। इसी तरह मनीष सिसोदिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट में उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही। ऐसे में क्या सिसोदिया की तरह संजय सिंह भी ईडी पर आरोप लगाते लगाते सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे? ये देखना जरूर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है। हालांकि विपक्ष को माफियाओं पर एक्शन से पेट में दर्द हो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के फरार बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। वहीं असद के साथ शूटर गुलाम मोहम्मद को भी एसटीएफ ने मार गिराया है। इस एनकाउंटर पर अब खूब सियासत हो रही है। बीजेपी के तमाम नेता जहां यूपी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और मजहबी रंग देकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक झूठा एनकाउंटर है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बेचैन दिख रहे हैं। पहले आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर बताएंगे कि एनकाउंटर की खबर सुनकर ओवैसी के कैसे होश उड़ गए हैं। दरअसल अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद विपक्ष का रोना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों पर से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करती। आज के हालिया एनकाउंटर्स की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता प्राची साध्वी ने लिखा है कि शर्म करो अखिलेश, शर्म करो। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने असद के एनकाउंटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अदालतों को बंद कर दो। क्या बीजेपी वाले जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारेंगे? नहीं, क्योंकि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। वहीं विपक्षी नेता लाख हल्ला मचाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक ही फंडा है, माफियागिरी दिखाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। ऐसे में अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानून व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर में शामिल स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की भी सराहना की।
एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की सराहना की। तो देखा आपने कैसे अखिलेश यादव और ओवैसी की बेचैनी बढ़ गई है। एक हत्यारे के एनकाउंटर पर ये विपक्षी नेता छाती पीट रहे हैं और मजहबी रंग देकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।